शरणागतं शरणागतं प्रणमामि त्वं गुरुदेव जी। प्रणमामि त्वं गुरुदेव जी। बात अगर शास्त्रीय संगीत की हो, बात अगर शास्त्रीय गायन की हो, नृत्य की हो, तो बनारस घराने का नाम का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और आज हमारे साथ मौजूद है ऋषि मिश्रा जी, जो कि बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं और एक युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं राष्ट्रीय गायन की तरफ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऋषि जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप जो अलग अलग घराने हैं, हम चाहते हैं हमारी युवा ऑडियंस है, कहीं ना कहीं युवाओं का आप कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय गायन की तरफ रुझान है वो शायद कम है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो शुरुआती दौर होता है कि जो घराने हैं इनका क्या मतलब है, किस तरह से घराने आगे बढ़े हैं, अगर इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाए तो। देखिए, घराने का मतलब है घर, एक ऐसा घर जहाँ पर एक परिवार रहता है और उस परिवार के सभी सदस्य गायन या वादन की परंपरागत शिक्षा का निर्वहन कर रहे हैं। तो और पीढ़ी दर पीढ़ी वह शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ती है, तो उसी को घराना कहते हैं। हमारे भारत में घरानों का बड़ा महत्व है, क्योंकि घराने के वजह से ही संगीत का जो प्रशिक्षण, पालन और पोषण बहुत सुंदर स्थिति में रहा भारत में। क्योंकि अगर घराने ना होते तो शायद जो शिक्षा प्रणाली है वो इंस्टीट्यूशंस में रह के अपनी आयाम पर न पहुंच पाती। तो इसीलिए घरानों का महत्व इतना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत और पुराने समय में जो गुरुकुल परंपरा होती थी, उस शिक्षा प्रणाली को फॉलो करते हुए घराने में शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए घराने का महत्व बहुत ज़्यादा है। बात अगर बनारस घराने की जाए तो हम चाहेंगे, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, तो जो हिस्ट्री रही है थोड़ी सी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि बनारस घराने की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये आज के समय में, और या फिर जो शास्त्रीय संगीत जो कला है उसके संबंध में। देखिए, बनारस घराना बहुत ही प्राचीन घराना है। वो बुक के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, शायद किताबों में तो उसको बड़ा आधुनिक घराना माना जाता है, लेकिन हमारे बनारस घराने का जो इतिहास है वो कई सौ साल पुराना है। क्योंकि जब ख्याल गायकी नहीं थी, कीर्तन भजन ये सब गाए जाते थे, तब भी बनारस के संगीतकार या कलाकार जो थे वो बनारस में गायन करते थे, मंदिरों में गायन करते थे और अपने घरों में गायन करते थे। तो हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन जो बनारस का नाम आया किताबों में या कहीं भी, जो बनारस घराना प्रचलन में आया, तो वो पंडित राम सहाय जी, भैरव सहाय जी, जो तबले के प्रवर्तक माने गए हैं, उनसे आया। और उसके बाद गायन के प्रवर्तक हैं पंडित बड़े रामदास मिश्र जी, जिनकी वंश परंपरा से मैं खुद हूँ। तो उनसे आया बनारस घराने का। और बनारस घराने का इतिहास तो बहुत ही बड़ा है। उसको किसी ऐसे हम लोग इंटरव्यू में नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा इतिहास है, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ के जो कलाकार हैं उन्होंने देश विदेशों में इतना बड़ा नाम किया। चाहे मेरे दादाजी हों पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिताजी हों प्रोफेसर पंडित विद्याधर मिश्र जी, जो मेरे गुरु हैं, और मेरे नाना जी हैं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, पद्म विभूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी, पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, अप्पा जी, जो कि बहुत बड़ी गायिका रही हैं ठुमरी की, चाहे सिद्धेश्वरी देवी जी हों, सविता देवी जी हों। बनारस घराने के कलाकारों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है और एक संगीत का एक ऐसा झंडा गाड़ा है कि जिसकी वजह से संगीत बहुत ही प्रचार प्रसार में आया है। और खास करके अगर हम शास्त्रीय संगीत के बारे में अगर ये बात करें तो आपने बहुत ही बड़े बड़े कलाकारों का नाम लिया है। ऐसी परिवार से आते हुए, इस लेगेसी के साथ आते हुए, क्या आपको लगता है, पहले सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा जब इतने बड़े कलाकार आपके आसपास थे? क्या आपको पता था एक छोटी उम्र में, क्या आपको पता था कि इतने बड़े कलाकार हैं? वर यू एबल टू रेक्टिफाई दैट, या आप बच्चे थे लग रहा था कि नहीं ठीक है मेरे घर के लोग हैं? नहीं,
रिकॉग्निशन की बात है तो जब बचपना था तब तो कुछ पता ही नहीं था ऐसा, लेकिन संगीत की बात करें तो संगीत तो माँ के गर्भ से आ गया, क्योंकि जब माँ के पेट में रहे तब सारे कलाकारों के बीच, चूँकि मम्मी भी रहती थी, पिता भी मेरे गायक, मेरे दादाजी गायक, मेरे चाचा बहुत बड़े तबला वादक, मतलब घर में इतना संगीत था, तो वो हर समय माँ चूँकि संगीत सुनती थी तो उनसे फिर वो सारा हमारे कानों में आता था संगीत। आप मॉडर्न अभिमन्यु कहे जा सकते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो परंपरा है या जो सीख है वो माँ के पेट से शिक्षा वो ग्रहण की। हाँ बिल्कुल, वो शिक्षा ग्रहण हुआ, और चूंकि संगीत माँ के कानों के द्वारा गर्भ में मेरे कानों में भी पड़ता था, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे पैदा होने के 9 महीने पहले भी जब मैं आया हूँगा घर पे, तभी शायद मेरी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी उसी समय से। तो घर का माहौल कैसा था जो आपको याद हो, आपकी स्मृति में जो? बहुत ही सांगीतिक माहौल, और गुरुजी तो हमारे हर समय, मतलब मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में सोने के अलावा संगीत हमारे यहाँ नहीं बजता था या गाया बजाया नहीं जाता था। बस सोने के वक्त शायद संगीत शांत होता था, वरना पूरे टाइम 24 घंटे में जितने भी देर हम लोग जगे रहते थे, खेलते कूदते, हर समय संगीत ही संगीत सुनाई देता था। तो शिक्षा, मतलब कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो हमारी शिक्षा थी वो खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, टीवी देखते, हर समय होती रहती थी। संगीत में आपको परंपरागत किया जा रहा था। हाँ, हर एवरी स्टेप ऑफ लाइफ अगर हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक अलग बचपना है जो हम लोगों ने शायद नहीं जिया है, जो नॉर्मल घरों से आते हैं, शायद उनके लिए बहुत इजी नहीं हो, बट दिस इज़ वेरी मेस्मराइजिंग अगर हम उसकी बात करें तो। और जैसा हम बात कर रहे थे कि आपके घर में बड़े कलाकार रहे, तो जब संगीत, जैसा आपने बताया कि माँ की कोख से ही कहीं ना कहीं संगीत की शिक्षा शुरू करी, आपने कब ये डिसाइड किया कि यार संगीत ही है मेरा प्लेटफॉर्म या यही चीज़ हमें करनी है? बिल्कुल, ये मुझे क्लास 5th या 6th से मुझे ये आभास होने लगा कि मुझे संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहिए, इसी को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में कम मन लगता था मेरा। अब ये राज मैं खोल सकता हूँ कि पढ़ाई में कम मन लगता था। तो 5th या 6th क्लास में इतने बड़े हो गए थे कि सोचने समझने की क्षमता आ गई थी कि आगे क्या करना चाहिए। चूँकि बचपन से गाना बजाना था जीवन में, तो ये लगा कि शायद यही एक ऐसा काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, और इस काम के ज़रिए अपने परिवार का नाम भी आगे बढ़ा सकता हूँ, और नाम के साथ साथ मान भी आगे बढ़ा सकता हूँ। जो परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको आप आगे लेके चल सकते हैं। जी, परंपरा और लेगेसी की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जो आपको याद होगा कि जब आप पहली बार स्टेज पर चढ़े थे, हाउ वाज द फीलिंग? कब आप गए थे? बहुत ही अलग फीलिंग थी। वैसे तो बहुत छोटे थे, मैं क्लास 5th में था, नहीं 5th में नहीं था, मैं 5 साल का था, मैं सिर्फ 5 वर्ष का था जब मैं प्रयाग संगीत समिति में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन, तो उसमें मुझे गाने का अवसर मिला, और मैंने राग देश में एक चतुरंग गाया था जो गुरुजी ने मुझे सिखाया था। तो वो चतुरंग ऐसे, मेरो मन भयोरी प्रसन्न राज, बजत बीन डफर बाब सितार साज, मेरो मन भयोरी। तो ये मैंने गाया था, करीब 10-15 मिनट का मेरा परफॉर्मेंस था। बच्चे थे लेकिन बड़ी खुशी थी मन में कि आज स्टेज पे गा के उतरे और इतनी ऑडियंस मुझे सुनी, तो एक अलग ही फीलिंग था, बहुत पॉजिटिव था। एक अलग किक था, कह सकते हैं। अलग मिलेनियल लैंग्वेज जो है कि एक अलग किक था। एक अलग किक था। अगर आप अपनी जर्नी को आज देखते हैं, आज जहाँ पे आप हैं, वो जो 5-6 साल की उम्र का बच्चा था वो आज यहाँ तक पहुँचा है, किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी जर्नी? मैं तो बहुत अच्छी जर्नी मानता हूँ अपनी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट तो मैं ग्रो किया ही, और देश विदेश में ऐसा कोई बड़ा मंच नहीं है जहाँ मैंने परफॉर्म न किया हो, और बड़े बड़े संगीत सम्मेलन, संगीत संगोष्ठियों में मैंने गाया, और बड़े बड़े महोत्सव में कार्यक्रम किए, और देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत की शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। तो ये तो एक जर्नी थी ही मेरी, वो तो मतलब प्राइमा फेसी मैं उसी को कहूँगा कि मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ, और भारत ने उतना प्यार दिया है मुझे। लेकिन साथ साथ एक जो संगीत शिक्षक की जर्नी है मेरी, वो भी मुझे लगता है कि मेरी बहुत अच्छी जर्नी है, एक गुरु की, एक शिक्षक की, जो मैं आज तालीम दे रहा हूँ, और अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं की परंपरा, एक लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो
वो जर्नी भी मेरी बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे शिष्य सब बहुत अच्छे हैं और सब मेरे साथ बराबर से परिश्रम कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं आगे। तो अगर मैं दोनों फेज़ अपने जीवन का कहूँ, एक आर्टिस्ट का और एक गुरु का, तो दोनों बैलेंस है और दोनों बराबर से आगे चल रहा है और बहुत ही सकारात्मक रूप में आगे चल रहा है। आपकी जर्नी की अगर बात की जाए, आपने ऐसा बताया कि परिवार की जो लेगेसी है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो जो परिवार की लेगेसी है उसका कोई भार आपके ऊपर है, या किसी तरह होता ना, अक्सर ही कहा जाता है कि जब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बड़े अगर एक्टर या स्टार का बेटा अगर वो स्टार नहीं बन पाता तो उसका एक कारण ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर इतना भार था, वो प्रेशर था कि वो शायद नहीं बन पाया। तो क्या वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके साथ होता रहा है, या आपने उसको कहीं महसूस किया है? बहुत महसूस किया है, क्योंकि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस में इतना सा भी कम हुए तो लोग कहेंगे कि बताओ इतनी बड़ी वंश परंपरा से हैं और गलत गा दिए, बेसुरा गा दिए, बेताले हो गए, नहीं निभा पाए। तो ये इतना बड़ा प्रेशर रहता है कि आपको उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ऑन द टॉप रहना पड़ता है। कितना टफ है ये बहुत टफ है, और इसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम और बहुत कठिन साधना की है मैंने, और अपने गुरु के डिसिप्लिन को फॉलो किया है। क्योंकि जब तक आप गुरु के डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेंगे, उस अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपने गुरु के डिसिप्लिन को फॉलो किया, तब जाके आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक विशेष लेवल है मेरी गायकी में। मतलब ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बात है कि कुछ आपने प्रेशर की बात कही, तो वो विशेष लेवल अगर गायकी में नहीं रहेगा तो आप रिकॉग्नाइज्ड हो नहीं सकते कभी ना। आपको पब्लिक पसंद करेगी, कोई भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वही बात मैंने कही ना कि अरे इतने बड़े वंश परंपरा से हो कि ये गलती कर गए, तो वो ठीक नहीं है। तो वो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और उस प्रेशर, जैसे आपने बताया कि आप रूटीन फॉलो करते हैं, पर उसके अलावा जब आप स्टेज पे चढ़ रहे होते हैं आपको पता होता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी एक प्रेशर है, सब कुछ आदमी प्रैक्टिस करता है हर चीज़ की, बट जो फाइनल मैच खेलने जाता है तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो व्हाट्स द थॉट बिहाइंड योर माइंड जब आप स्टेज पे चढ़ रहे होते हैं, स्पेशली किसी बड़ी परफॉर्मेंस से? वैसे तो बहुत कोई ऐसा थॉट नहीं रहता है, बस ये रहता है कि अच्छे से निभा जाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट है। हाँ। और अगर हम बात करें जैसे अब शास्त्रीय गायन जो है उसकी रुचि आप कैसे देख रहे हैं? और ये मेरा जो सवाल है वो है जो हमारी आज की यूथ है उसके प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ जिम्मेदार है कि जो भी परंपरा आप फॉलो करा के ले आ रहे हैं उसे कैरी फॉरवर्ड आगे कैसे करना है। तो उसमें क्या वेस्टर्न म्यूजिक जो है या वेस्टर्न कल्चर जो है वो किसी तरह का इफेक्ट डाल रहा है? वेस्टर्न कल्चर तो साइड इफेक्ट है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो साइड इफेक्ट है। बेसिकली हम कलाकारों का हमें एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए लाइफ में, एक उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए कि आप अपने संगीत को यूथ में प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप अपनी बातों को समझाते कैसे हैं, आप अपनी बातों को कहते कैसे हैं, क्योंकि यूथ तभी इम्प्रेस होगा जब आपका संगीत इफ़ेक्टिव होगा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि शास्त्रीय संगीत बूढ़ों का संगीत है, कहते हैं कि ये तो बुजुर्ग पसंद करते हैं। लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूं कि अपने गुरु का आशीर्वाद कहूं कि मेरे साथ आज सैकड़ों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी जुड़ी है। सिर्फ और सिर्फ, ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो गुरु जी की शिक्षा थी उसी शिक्षा प्रणाली को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, और उसी शिक्षा उसी जो मेथड है, जो पद्धति है शिक्षा की, उसी पद्धति को लेकर मैं और बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ। और शायद वो शिक्षित करने से उन बच्चों को इतना इफेक्ट पड़ता है, इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ उतने ही बराबर से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि जैसे मैं कनेक्ट हूँ या जैसे मैं सोचता हूँ, वैसे ही जो आज की युवा पीढ़ी है मेरे से जुड़ी हुई, वो उतना ही कनेक्टेड है। आप जैसे अक्सर जब हम लोग ये बातें किया करते हैं, या हमारे जो आसपास की जो जनता है वो ये बात किया करती है, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला ना कि जो बात हो जाती है कि पुराने ज़माने का म्यूज़िक है, बूढ़ों का म्यूज़िक है। हाँ। पर क्या इसकी समझ, जैसे अगर नॉर्मल म्यूज़िक की बात किया जो आप लोग आजकल सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, हालांकि वो सभी कहीं ना कहीं इन्हीं शास्त्रीय संगीतों से ही आगे बढ़ के वो बने हैं, अगर राग की बात की जाए, बट कहीं ना कहीं जो शास्त्रीय संगीत की समझ है क्या वो कम हुई है कुछ पिछले कुछ सालों में, इस वजह से यूथ जो है उस चीज से दूर हट रहा है? मतलब समझ पाने की, जो ये ठुमरी समझ पाना, या जो आप जिस तरह के राग हैं, जो आलाप हैं, उन चीज़ों को समझ पाना, या वो समझ कम हुई है जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जो यूथ है वो दूर हो रहा है? क्योंकि
इजीली, अगर हम बॉलीवुड म्यूजिक समझ आ रहा है तो हमारे जबान पे ज़्यादा इजीली बैठ जाती है? उसका एक कारण है ना, ये जो पेरेंट्स हैं आज के जनरेशन के, तो ये उनका एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से कौन सा म्यूज़िक सुनाते हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से कौन सा म्यूज़िक सुनाते हैं, इस बात पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है ये बात। क्योंकि भाई देखिए, आपका बच्चा पैदा हुआ आज के समय में, मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है किसी घर में, उसके पेरेंट्स यूट्यूब या किसी मोबाइल में या घर में टेप रिकॉर्डर है या कोई भी साउंड सिस्टम है, टीवी है, उस पर आप परमानेंट हनी सिंह का गाना सुनाएंगे, अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल का बच्चा है घर में, तो उसके कर्ण द्वारा क्या जा रहा है दिमाग में, कौन सा म्यूजिक फिट हो रहा है? यो हनी सिंह का मान लीजिए गाना फिट हो रहा है, या फिर बॉलीवुड के गाने सुनते हैं वो फिट हो रहा है। भाई आप अगर बचपन से उसको ये आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे बड़े बड़े कलाकारों को आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे सुन सकते हैं, उनके रिकॉर्ड अगर आप चलाते हैं घर पे, और बच्चों के कानों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत अगर अंदर जाएगा, तो वो उनका ट्रेनिंग उस विषय पर हो ना हो, लेकिन वो समझ पैदा हो जाएगी, समझ पैदा हो जाएगी। तो वो बड़े कलाकार ना बने, वो बड़े गुरु ना बने, लेकिन वो अच्छे श्रोता हमेशा बनेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के। और ये शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए मैं एक विशेष अपील आपके न्यूज़ के माध्यम से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचपन से ही, हम कह रहे ना रोज़ तो कभी कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनाया करिए, क्योंकि म्यूज़िक एक थेरेपी भी है जिससे कई गंभीर रोगों का उपचार होता है, वो ट्रीटमेंट होता है म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू। कई ऐसे राग हैं जिनसे आपको नींद अच्छी आती है, कई ऐसे राग हैं जिनसे आपके ब्लड प्रेशर अच्छे होते हैं, डायबिटीज़ अच्छी होती है, हार्ट रेट अच्छा होता है। तो हर राग का अलग अलग प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को अगर आप नहीं भी गाने के लिए या सीखने के लिए लेते हैं, तो उसको अपने जीवन पर ग्रहण करिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, और एक चीज़ और है, वो बच्चों का फोकस बहुत अच्छा करता है, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। वो थक के आएंगे, अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनेंगे तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, थकान सारी दूर हो जाती है, स्टडीज़ पे फोकस बहुत अच्छा पड़ता है। कहते हैं कि IAS PCS का जो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, उनको कोचिंग्स में भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधे घंटे से 1 घंटे का म्यूज़िक या रिकॉर्ड बड़े बड़े कलाकारों का, चाहे पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा हो गए, चाहे पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हो गए, पंडित बिरजू महाराज जी हो गए, पंडित संजू साय जी हो गए, जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनका एक रिकॉर्ड सुनाया जाता है, ताकि वो माइंड से इतने फ्रेश और इतने फोकस हो जाए कि उनका अपने पढ़ाई पर, अध्ययन पर एकदम कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए। ये आपने एक नई बात बताई है, हालांकि अगर ये प्रचलन में होगा तो मेरे लिए एक नई बात है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद जो आपने बात कही कि म्यूज़िक, स्पेशली जो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्या उसको अब इस तरह से मार्केट करने की ज़रूरत है? जैसा आपने बताया कि वो एक तरह से थेरेपी है, हाँ, उस तरह से मार्केट करने से क्या लगता है कि शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का जो रुझान है, जो उनकी समझ है, वो शायद बढ़ जाएगी? मार्केट करने से, देखिए, इसकी कोई ऐसी विशेष मार्केटिंग तो नहीं है कि भाई आप स्पेशल इसकी मार्केटिंग करिए कि कहीं आप जाके इसको कहीं शॉप में, कहीं दुकानों में लगाइए और लोगों को बताइए इसके लिए। तो रिसर्च के द्वारा आजकल जो नए रिसर्च स्कॉलर हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, वो म्यूज़िक थेरेपी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, और यूट्यूब पे म्यूज़िक थेरेपी का वीडियो पड़ा रहता है, म्यूज़िक थेरेपी के यूट्यूब्स पे वीडियो पड़े हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं म्यूज़िक थेरेपी के बारे में कि कौन से राग से किस शरीर के किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और जो अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स का रिसर्च हुआ है उसको घर में लाया जा सकता है या फोटोकॉपी कराकर उसको पढ़ा जा सकता है। इस अध्ययन के माध्यम से म्यूज़िक थेरेपी के बारे में बताया जा सकता है, और मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये तो हो गई म्यूज़िक की बात। अब थोड़ा सा अगर हम आपके पर्सनल लाइफ में डल करें, तो पर्सनल लाइफ में आपको जैसे जब से आपने आप स्टेज पे गए, आपको किन किन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला है? मैं तो सिर्फ अपने गुरुजी को कहूँगा, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, मेरे दादा गुरुजी, और मेरे पिता प्रोफेसर विद्याधर मिश्र जी, जिनका इतना आशीर्वाद है मेरे जीवन में कि मुझे स्टेज पे जाने पे ना कोई घबराहट, ना किसी विशेष तालीम की और ज़रूरत पड़ती है या कुछ सोचने समझने, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे स्टॉक को इतना भर दिया है, इतने अच्छे से भर दिया है कि
मैं हर चीज़ से पूरा हूँ स्टेज पे प्रेजेंटेशन के लिए, और मैं स्वतंत्र रखता हूँ पब्लिक को कि वो मुझसे किसी भी चीज़ की फरमाइश कर सकती है और मैं उसको पूरा करूँगा उनकी फरमाइश को। तो बस ये गुरुओं का आशीर्वाद है। फरमाइश की बात कीजिए, स्टेज पर जब आप चढ़ते हैं तो ऐसे कई लोग होते होंगे जो कई तरह की फरमाइशें करते होंगे। एक कोई ऐसा किस्सा अगर आपको याद हो कि स्टेज पे गए, शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम है, लेकिन कोई ऐसी फरमाइश आई जिसे आपको लगा आप मतलब हाउ, ऐसे लोगों से आप कैसे डील करते हैं? अभी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद और मेरे गुरुजी की ऐसी ट्रेनिंग रही है कि जितनी भी फरमाइशें आई मैंने सब पूरी की हैं। कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग होते हैं कि शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम चल रहा है लेकिन उनको कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स की फरमाइश हो, ऐसा अगर होता है तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मुझे सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही प्रचार प्रसार करना है जी। मैं अपनी तो मैं बॉलीवुड का क्या करूँगा मैं गा के? वो तो ऑलरेडी इतना पब्लिसाइज्ड हो ही रहा है मार्केट में, सभी तो सुन रहे हैं उसको। या फिर मैं सूफी या गज़ल का क्या करूँगा? हाँ, मैं भजन गाता हूँ क्योंकि भजन भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही एक ब्रांच है और उसी से निकला हुआ है। तो भजन में गाता हूँ, ठुमरी दादरा में गाता हूँ, ख्याल गायकी गाता हूँ अपना, और अपने ही जोन में रहता हूँ। तो कुछ ऐसा बॉलीवुड का अगर आता भी है फरमाइश, श्रीलंका में मेरे पास आया था ऐसा फरमाइश कि वो कुछ होता है मूवी का गाना मेरे पास आया था कि वो सुनना चाहते हैं, शाहरुख खान बड़ा फेमस है वहाँ पे। हमने कहा भैया वो फिर आप जतिन ललित से सुन लीजिएगा, वही सुना पाएंगे। मैं तो मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत, और उसके जगह पे मैंने एक तराना अच्छा सुना है उनको और उससे वो ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। फिर वो कुछ होता है इससे ज़्यादा उनको इफेक्टिव लगा वो तराना। तो बस मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन का ढंग कैसा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने शास्त्रीय संगीत में अपनी रुचि दिखाई, उसी को अपना करियर बनाया, साथ ही में आपने अपनी बेटर हाफ भी कहीं ना कहीं उसी जो कह सकते हैं कि इन द सेम स्ट्रीम, जहाँ तक हमें पता है आपकी जो बेटर हाफ है वो भी नृत्य, क्लासिकल नृत्य में वो परंपरागत हैं, और उसी तरह से उनका क्या योगदान रहा है आपकी लाइफ में अभी तक अगर बात की जाए? वो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वो भी संगीत के ही क्षेत्र में है, बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है मेरी वाइफ, तो वो मेरी चीज़ों को समझती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कहते हैं संगीतकार पागल होते हैं, वो पागलपन जब तक सवार नहीं होगा तब तक वो संगीतकार बनेंगे नहीं। तो एक गायक, कुशल गायक बनने के लिए जो पागलपन होता है अगर उसको कोई डाइजेस्ट कर सकता है तो वो संगीत के क्षेत्र का इंसान कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर। मैं रात में 1 बजे 2 बजे भी रियाज करूँ तो मेरी वाइफ को वो चीज़ डाइजेस्टेबल हो या पसंद हो या उस पर उनका कोई आपत्ति ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जैसे मैं अपने क्षेत्र में अगर अच्छे से काम कर रहा हूँ तो घर परिवार को अच्छे से देखना, मेरा बेटा छोटा है अभी, उसको संभालना, घर को पूरा मैनेज करना, ये मेरी वाइफ का ही पूरा ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और वो उसको बहुत अच्छे से पूरा करती हैं और मुझे फ्री रखती हैं कि मैं अपने क्षेत्र में आगे अच्छा कर सकूं। और जैसे अगर कोई पार्टनर आपका जो सेम फील्ड से आता है, हाँ। तो कितनी इजी हो जाती है लाइफ आपके लिए? अगर इस पे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए कितनी इजी हो जाती है लाइफ अगर वो सेम फील्ड से हो? तो सेम फील्ड से हो तो मैंने बताया जैसे कि भाई मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो वो इस चीज़ को समझती हैं, क्योंकि उनको घर मैनेज करना है, तो घर देखती हैं, वो बेटे को संभालना और उसके बाद मेरी चीज़ों को समझना। और सबसे बड़ी बात, जैसे वो अगर समझदार ना होती संगीत को लेकर तो मैं घर पे आकार रियाज तान रियाज करता तो वो खुद ही कहती अरे भैया बंद करो, क्या करेंगे, मेरे समझ के बाहर है। लेकिन चूंकि वो इस चीज़ को इतने अच्छे से समझती हैं, इस संगीत को इतने अच्छे से समझती कि मैं जब गाता हूँ तो वो उस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हैं और उस चीज़ से बहुत एंटरटेन्ड रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। तो हमको अच्छा भी लगता है कि मेरी वाइफ अगर खुश है तो एक अपने अंदर में वाइफ खुश है तो सब खुश है। समझ रहे भाई, सब हम लोग सेम चीज़ों में हैं। हमें लगता है कि ये सही टाइम है आपकी वाइफ को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का और उनसे कुछ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। अभी हमारी बात हो रही थी ऋषि जी से, तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि म्यूजिकल जो भी लेगेसी है आप जैसे ऋषि जी की, आप किस तरह से इस तरफ आई है? क्या आपके घर में भी ऐसा माहौल था या किस तरह से आपकी रुचि इस तरफ गई है, इस कला की तरफ गई है? मैं बताऊँ सच में तो मेरी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक में नहीं है, सब पुलिस में ही है, आर्मी में है, तो बचपन से वो माहौल नहीं मिला। बट पापा लोग म्यूज़िक के थोड़े शौकीन थे तो कहीं ना कहीं शायद था मेरे अंदर।
तो उन्होंने मुझे प्रयाग संगीत समिति में मेरा एडमिशन कराया था, म्यूज़िक में पहले, गायन में। तो गायन मैंने थोड़े टाइम सीखा, पर मुझे पता नहीं, वो थोड़ा सा, एक होता है ना जब घर में या कुछ नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद मुझे बोरिंग लगने लगा, मैंने छोड़ दिया। पढ़ाई चली रही थी, फिर मैं मिस इलाहाबाद बनी। तो जब मैं मिस इलाहाबाद बनी तो फिर मेरा एक ये ड्रीम हो गया कि यार मुझे मिस इंडिया क्वालिफाई करना है। तो मिस इंडिया क्वालिफाई करने के लिए उसमें भी टैलेंट राउंड होता है, तो टैलेंट राउंड के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि क्यों ना तुम कोई क्लासिकल कुछ परफॉर्म करो, लाइक शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य। तो मैंने कहा हाँ, डांस अच्छा है, डांस क्यों ना मैं परफॉर्म करूं। तो मैंने इस वजह से मैंने कथक में एडमिशन लिया और मैंने कथक सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते कब उसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया, कब मुझे वो अच्छा लगने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। तो ऐसी ही मेरी जर्नी रही। फिर पापा की डेथ हो गई अचानक, तो चीज़ें चेंज हो गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई में ही फोकस करना चाहिए, डांस को अभी किनारे करते हैं, अभी पढ़ाई पहले देखते हैं। लेकिन वो चल रहा था, मेरा साइड में डांस चल ही रहा था। फिर मेरा प्रयाग संगीत समिति से प्रवीण हो गया, मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरी जॉब भी लग गई। अब जॉब जब लग गई तो फिर वो मतलब साथ में एक मतलब था ना कि जो एक सीखने वाला था, अब सिखाने पे हो गए, तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई। और फिर वो कैसे मेरे अंदर आ गया मुझे खुद भी नहीं पता चला कि आज ये हो गया कि अब मैं उसके बिना रह नहीं सकती, अपने डांस के बिना, अपने म्यूजिक के बिना मैं नहीं रह सकती। आपने जो बात कही कि पुलिस बैकग्राउंड है, आर्मी बैकग्राउंड है, ऐसी जगह पे शास्त्रीय संगीत का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अगर मेरी बात की जाए, मेरे पिताजी भी इंडियन नेवी से रिटायर्ड है। खेलकूद तक तो ठीक था, गायन बजायन बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो वैसा माहौल नहीं मिलता। तो आपके लिए क्या ये जर्नी टफ थी या इट वाज इजियर, अगर आप बात करें स्पेशली बीइंग अ फीमेल चाइल्ड? बहुत टफ थी क्योंकि फैमिली में नहीं था कोई, तो मतलब एक पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर था कि आप क्यों अपनी बेटी को डांस सिखा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, डांस में क्या करेगी कुछ आगे। लेकिन मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट करते थे मेरी हर चीज़ में। मैं उस समय थिएटर भी मैंने किया और थोड़े बहुत सीरियल्स में, मूवी में जो भी एक रोल मिलता था, कैरेक्टर आर्टिस्ट था, वो सब मैंने प्ले किया काफ़ी कम उम्र में ही। तो पापा की सपोर्ट की वजह से तो उनको कहीं ना कहीं सुनने को कभी कभी मिलता था। तो आज जब मुझे लगता है कि कुछ भी अगर मेरा थोड़ा बहुत भी नाम है तो उनका आशीर्वाद है और मैं चाहती हूँ कि मतलब वो खुश हो मुझे देख के और ब्लेसिंग्स दे। बिल्कुल मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं नहीं आ पाती। मैम आप जैसे यही सवाल हमने ऋषि जी से पूछा था कि आपको क्या ये याद है जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े थे, और स्पेशली अगर हम बात करें कथक की, ये डांस को आपने अब अपनी जीवनी बना लिया एक तरह से, तो कथक का पहला परफॉर्मेंस आपको याद है? हाउ फ्रेश इज दैट मेमोरी? हाँ, जब मैं सीख रही थी उसी टाइम मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन प्रयाग संगीत समिति में होता है, तो उसी में मैंने परफॉर्म किया था। तो डर कभी स्टेज से नहीं लगा क्योंकि बहुत कम टाइम से ही मैंने बताया ना, मैं थिएटर और ये सब करती थी, तो स्टेज से कभी नहीं, बल्कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाती हूँ अगर मेरे सामने ऑडियंस है या लोग हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ परफॉर्म करने। मुझे ऑडियंस से बिल्कुल भी या स्टेज से कभी डर नहीं लगा। मैम स्टेज से डर नहीं लगा, ये तो बात सही है, लेकिन क्या इसका डर होता है कि यार अच्छा नहीं हुआ तो, या इफ माई परफॉर्मेंस डजंट गो द वे आई एम थिंकिंग, फेलियर अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स पे, क्या उसका डर लगता है? कभी नहीं, मतलब हाँ, एक प्रेशर रहता है कि मैं जो भी परफॉर्म करने जा रही हूँ लोगों को पसंद आए, कहीं कुछ गड़बड़। एक्चुअली जो हमारा क्लासिकल है ना, वो पूरा मतलब इतना बीट पे होता है ना कि आपको कहीं पे भी चीज़ें मिस नहीं करनी होती, क्योंकि ऑडियंस बैठी है और वो सब जान रही है। आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना, अरे गड़बड़ हो गया, तो वो एक प्रेशर जरूर रहता है। पर अगर आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा हो जाए। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, और स्पेशली एडिट स्टेज पे परफॉर्मेंस करना इज द हार्डेस्ट थिंग आई फील, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप लाइव चल रहा है, एडिट का ऑप्शन नहीं है। मैम आप कैसे देखते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो परंपरागत स्थिति है, या जो अभी हम बात करें जो युवा है आज देश का, वो क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं दूर हुआ है, या डू यू फील कि देयर वाज अ टाइम कि दूर हुआ था बट कहीं ना कहीं अब इसकी वापस जागृति हो गई और लोग वापस की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? आपका क्या, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये बात वही है कि जैसे पिता है वैसा पुत्र एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें अंतर होंगी। मतलब ठीक है, उसके गुण आएंगे। तो जो हमारे स्टार्टिंग में नृत्य था, मैं अभी जो भी देखती हूँ या सुनती हूँ यूट्यूब के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, जो भी चीज़ें मैं सुनती हूँ या देखती हूँ,
तो मुझे लगता है जो चीज़ें एकदम स्टार्टिंग में थी वो अभी मुझे नहीं मिल रही हैं। कई कई चीज़ें अपने हिसाब से लोगों ने जोड़ी हैं और घटाई हैं, तो एग्जैक्टली वो नहीं है। हाँ, ये मैं कहूँगी कि लोगों का रुझान है पर उतना वैसा वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसमें बॉलीवुड डाल देते हैं, कहीं पे वेस्टर्न डाल देते हैं, तो मिक्स तो है थोड़ी बहुत चीज़ें। फिर भी जो पुराने गुरुजी लोग दिए हैं वो अपनी परंपरा, जैसे मेरे हस्बैंड के ही घर में हैं, चीज़ें चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो कोशिश करते हैं कि हम वैसा ही सिखाएं जैसे हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। फिर वो भी वैसा ही सोचते हैं, तो हम लोग भी वही सोचते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन शुद्धता नहीं चाहती, इंजॉय चाहती है। जो ऑडियंस पसंद करती है वो हम दिखाना चाहते हैं, वो हम सिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को लेके आ रहे हैं, अगर बच्चे इंटरटेन नहीं हो रहे हैं, और इंटरटेन बच्चे कब होते हैं जब आप उसमें थोड़ा बहुत बॉलीवुड डाल दीजिए। वो समझ जो है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि समझ जो है शास्त्रीय संगीत की या शास्त्रीय नृत्य की वो शायद कम है, बच्चों में भी कम है, क्योंकि उनको समझ बॉलीवुड जल्दी आ जा रहा है, वो बीट जल्दी पिक हो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंजॉय शायद वो उस पर ज्यादा करते हैं। इनकी गहराई पे उतना नहीं जाके लोग सोचते हैं पहले जल्दी जल्दी जो सीख लें। और शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो जल्दी वाला तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। तो इट्स ऑल गेम ऑफ पेशेंस। अब मेरा आपसे सवाल है थोड़ा सा पर्सनल। जैसे हम लोग है ना कि बच्चों को सिखाया, मान लीजिए फुटवर्क है हमारा, हमने 3 ताल शुरू की, 3 ताल में हम तत्कार सिखाते हैं। अब वो तत्कार को हमें 3 महीने 4 महीने करानी चाहिए ताकि वो फिनिशिंग आए, लेकिन बच्चे 1 हफ्ते बाद बोलते हैं मैम इसके आगे बताइए, ये तो हो गया। लोग जल्दी सीखना चाहते हैं, जल्दी सीखना चाहते हैं, वो पेशेंस नहीं है, वो नहीं है। इट्स ऑल गेम ऑफ पेशेंस। बिल्कुल। थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल, जैसे आपने बात की कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी जो एक लेगेसी है, जी, आप जब इस फैमिली से जुड़े तो आपको पता था ये लेगेसी है? वर यू अवेयर ऑफ दैट, या जोड़ने के बाद पता चला कि ये भी एक लेगेसी है? नहीं, पहले से पता था क्योंकि म्यूजिक में थी तो चीज़ें पता थी। और जब मैं इनसे मिली उसके बाद ही हम लोगों की शादी हुई, तो उसके पहले इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ म्यूज़िक के बारे में बता दिया। मेरे ससुर जी भी, मैंने उनसे भी गायन की शिक्षा ली है, उनके अंडर में मैंने MUs किया है संगीत में, गायन में। तो चीज़ें धीमे 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 और क्लियर होती गई। जो मुझे मेरे घर में नहीं पता था वो मेरा इनके साथ जोड़ने के बाद मेरे जीवन में वो चीज़ें, मतलब मुझे संगीत के बारे में जो भी चीज़ें थी वो क्लियर होती हैं और पॉलिश होती गई। बिल्कुल। जैसे बचपन में मैं एक, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है पता ही नहीं था। उन्होंने तो अपने माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू किया, पर मुझे तो नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था संगीत के बारे में। लेकिन हाँ, उनसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ही इज़ माई हस्बैंड, और बहुत प्राउड फील होता है कि उनके द्वारा मुझे संगीत की इतनी और नॉलेज हुई। जब आप इस फैमिली में आओगे मैम, जैसे आपने बताया कि एक लेगेसी थी ऑलरेडी, आपके पास जो भी नॉलेज थी, जब आप उसको लेके आए तो क्या कभी मन में किसी तरह का संकोच होता था? स्पेशली क्योंकि जैसे आपके हस्बैंड हैं, उनके जो फादर हैं वो ऑलरेडी एक रेनाउंड आर्टिस्ट हैं, ही इज ऑलरेडी अ रेनाउंड आर्टिस्ट, एक रेनाउंड फैमिली से आ रहे हैं, तो आपको जो अपनी जो आप सीख के आए थे चीज़ें, क्या उसको प्रस्तुत करने में किसी तरह की हिचक होती थी, या कोई भी सवाल आप आराम से पूछ सकते थे एक गुरु की तरह या फिर एक फादर इन लॉ की तरह? नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, क्योंकि मुझे लगता था यार मैं तो ज़ीरो हूँ यहाँ पे तो सब बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो उनके सामने मतलब डांस का भी भले वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन उनको इतना नॉलेज है कि मैं डांस भी उनके सामने करने में मुझे डर लगता था यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कहीं गलतियाँ ना हो जाए। और गाना मतलब मुझे गाना तो और भी लगता था कि यार यहाँ तो मतलब मजाक बनने वाला है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ, तो वो बिल्कुल एक डर। उस डर को कैसे आप फेस कर पाए, और किस तरह की सहायता, जैसे बड़े नाम हैं, बड़े गुरु हैं, उन लोगों की तरफ से किस तरह से वो ट्रांजिशन जो आपका है, आप कह सकते हैं, हम उसको ये मान लेते हैं कि बिगनर्स ट्रांजिशन, और फिर एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत जानकार हैं, वो ट्रांजिशन कैसा था? उसको स्मूथ बनाने में आपके हस्बैंड का या जो बाकी फैमिली मेंबर्स उनका क्या रोल था? मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मेरा रेडियो में मैंने ऑडिशन दिया था, तो वो मुझे सिखाते थे बैठा के। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मैं इस बारे में बोलूँगी कि हमारे ससुर जी बहुत फ्रेंडली थे सिखाने के मामले में। मतलब आज भी मैं इनसे सीखने में थोड़ा सा डरती हूँ, पर ससुर जी से नहीं डरती थी। मतलब वो मुझे बहुत फ्रेंडली सिखाते थे। इनसे तो फिर भी मुझे लगता है कि मजाक ना बनाए, कुछ बोले ना तो एक आज भी वो मतलब है मन में कि अभी इनके सामने गाऊंगी ना तो ये कुछ बोलेंगे, लेकिन ससुर जी ने बहुत कंफर्टेबल रखा है इस चीज़ में, मैं बोलूँगी। मतलब वो प्रेशर उस तरह का जो आपके मन में जरूर था, पर वो सामने नहीं था। नहीं, वो एंजॉय करके बहुत सिखाते थे, बहुत। मैं उनके सामने फ्री रहती, बल्कि
मैं थोड़ा डर डर के उनके साथ भी गाती थी कि कहीं मेरे हस्बैंड सुन लेंगे ना, या मेरे देवर जी सुन लेंगे तो वो कहीं मजाक ना बना रहे हो मेरा। तो इन लोगों का प्रेशर था, ससुर जी का नहीं था। वो आप बता रही हैं हस्बैंड से आप डर रही थी, इस पे हमें विश्वास नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल है भारतीय संदर्भ में अगर बात की जाए तो। नहीं, उस मामले में मैं डरती हूँ बिल्कुल। संगीत के मामले में मैं बिल्कुल डरती हूँ। और मैं सच बोलूँ कि अगर भारतीय चीज़ों की या संस्कृति की बात हो रही है तो आज भी मतलब मेरे घर में मेरे पति का ही चलता है। जो वो कहते हैं वही डिसीजन, वही सारी चीज़ें। ठीक है, मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, पर जो भी चीज़ों का डिसीजन एक घर में लेना चाहिए मेरे को, वो वही लेते। ऋषि जी इज़ अ वेरी हैप्पी मैन, आई गेस ही इज़ अ वेरी हैप्पी मैन, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर हम लोग सुनते हैं, स्पेशली अपने फादर्स लोग से, कि डिसीजन तो मम्मी का ही होना है। तो इट्स द लेडी इन द हाउस हु इज द बॉस। वो उनका है कि वो मुझसे हर चीज़ में एडवाइस लेते हैं, हर चीज़ मुझसे पूछते हैं, हर चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं। पर फाइनली वही, मतलब मैं अगर कोई कपड़ा भी लेने जाती हूँ तो वो मैं पहले उन्हीं से पूछूंगी कि ये बताइए ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ये मुझे लेना है कि नहीं। वही, ये तो कंपेनियनशिप है मैम, और आई गेस ये कंपेनियन। और हाँ, इसलिए भी शायद ये है कि शायद मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो जो बोलेंगे वो सही होगा। ओके, तो मैम कहीं मतलब अगर इस सवाल में जैसे एक चीज़ और छुपी गई, इसको ऐसे भी तो लोग देख सकते हैं कि नहीं यार शायद आप खुद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्या अपने लिए कोई वो चीज़ चूज कर सकते हो। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अगर अकेले हूँ तो मैं हाँ चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। अगर मेरे साथ वो हैं तो मुझे लगता है नहीं, पहले आप बताइए। आजकल तो फ़ोन है कि हाँ बताइए ये कर रही हूँ कर लो, ये ले रही हूँ ले लो। वो बोलेंगे अरे ले लो, इसमें पूछना क्या है, या कर रही हूँ कर लो ना। लेकिन पता नहीं क्यों शायद मुझे हाँ उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, अपने से ज़्यादा उन पे ट्रस्ट। ये तो अच्छी चीज़ है हमें, दैट इज़ कंपेनियनशिप। और हमें लगता है कि ये सही टाइम है कि अब हमें आप दोनों लोग को एक साथ बैठा के थोड़ा सा आप लोग की पर्सनल लाइफ में डिवेल इन करें कुछ देर के लिए। ऋषि, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की, वर्षा मैम के बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में बात की। हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों लोग कैसे मिले, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। हालांकि मैं बहुत प्रेशराइज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, पर अब मैं जानना चाहूँगा हाउ डू बोथ केम टू नो ईच अदर। चूँकि ये प्रयाग संगीत समिति में पहले ही से प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थी, तो मेरा प्रवीण का एग्ज़ाम था, सब वहाँ पे मैंने इनको देखा। और चूँकि देखने में काफ़ी आकर्षित हैं वर्षा जी, तो कोई कहने की बात ही नहीं कि एक उस समय तो अट्रैक्शन रहा हुआ, एक इन्फैचुएशन है। लेकिन फिर वहाँ से इन्होंने ये मुझसे मिली जब, तो इन्होंने चर्चा किया था मुझसे कि इनको गाना सीखना है। चूँकि ये नृत्य की बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट प्रशिक्षिका हैं वहाँ पे, और उस समय भी थी। 2010 की बात है, शायद 10-11 की, तो काफ़ी छोटी भी थी तब। तो हम तो बहुत संकोच कर रहे थे बात करने को, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं एग्ज़ाम दे के प्रवीण का बाहर आया तो इनको किसी ने बताया था कि मतलब मैं किस बैकग्राउंड से हूँ या मेरे पिताजी कैसे कौन हैं। तो इन्होंने मुझसे चर्चा की संगीत सीखने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे पिताजी से सीखिए, और उनसे कुशल कोई है नहीं सिखाने वाला प्रयागराज में क्या कहीं भी। तो फिर पापा से इनका शिक्षण स्टार्ट हुआ, और पिताजी से शिक्षण स्टार्ट हुआ, और हमसे बातचीत स्टार्ट हुई। और बातचीत होते 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 वो कब 4 साल बीत गए, और फिर हम लोग का विवाह हो गया। और वो 4 साल में उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि बस फिर क्या। संगीत आपका वो था, नृत्य मैम का वो था, तो इसकी क्या जुगलबंदी हुई है कभी? हम लोग अमेरिका गए थे तो हम लोगों से ये पूछा गया था कि मतलब आप लोगों ने क्या नाम भी अपना सोच के रखा है क्या। और हम लोग की काफ़ी चीज़ें, मतलब नेचर, हम लोग का मतलब टेस्ट खाने पीने में बहुत सी चीज़ें हम लोग की मैच करती। तो वो भी एक रीज़न है कि इतना जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि। लेकिन अभी जुगलबंदी की बात आपने कही, वो तो अभी नहीं हुआ है, नहीं होते, इन फ्यूचर होगा ज़रूर। वो घर में होता है, घर में अगर वो प्रैक्टिस तो कहीं हो। हाँ, और घर में तो वो हो जाता है, घर में हो जाता है। मैं कुछ गाता रहता हूँ, उसी पे अपना ऑन स्टेज डांस करती हूँ, लेकिन ऑन स्टेज अभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको बड़ी खुशी के साथ एक्सेप्ट करेंगे। आप लोगों की डिसएग्रीमेंट्स होती है स्पेशली म्यूजिक को लेके?
कोई डिसएग्रीमेंट होती है तो आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो? नहीं, म्यूजिक में डिसएग्रीमेंट इसलिए नहीं क्योंकि दोनों लोग सेम फील्ड से हैं। मैंने डिसएग्रीमेंट मतलब अगर आपको लगता हो कि नहीं यार कोई चीज़ ये ऐसे होनी चाहिए, स्पेशली कि अगर आप कोई प्रोग्राम सोच रहे हैं या फिर किसी तरह से कोई मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। वैसे तो होते हैं भाई, हमारे सुझाव या इनके सुझाव हम दोनों के जीवन पर बड़े प्रभावी हैं, तो उस तरीके से तो होते हैं भाई। जैसे इनका कोई वीडियो है, कुछ उसमें एडिट का है, तो मैं इनको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ रखिए, यहाँ पे ये चीज़ रखिए, ठीक होगा, और ये इस चीज़ को अग्री करती हैं। तो ऐसे ही मेरे प्रोग्राम के टाइम ऑन स्टेज अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो मुझे नीचे से ही बता देती। मतलब उस पर कहीं ये नहीं आता कि नहीं यार हम, जैसे अगर हम आपकी बात करें कि नहीं यार हम आई कम फ्रॉम अ रिनाउंड फैमिली और मुझे शायद ज़्यादा पता है, क्या ऐसी चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये वेल क्वालिफाइड हैं म्यूज़िक में और इनकी समझ और परख उतनी होगी जितनी मैं रखता हूँ, जितनी क्षमता मैं रखता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर उनके द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे एक श्रोता के रूप में भी देख रही हैं और एक निर्णायक के रूप में भी देख रही हैं। तो वो जो बताती है मैं उसको जरूर और एक पत्नी के रूप में भी, और एक पत्नी के रूप में भी देख रही हूँ। जी मैम, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि ऋषि सर की ऐसी क्या एक खास आदत है जो आप चाहती हैं कि यार ये बदल दे, थोड़ा सा नैग करती रहती है आपकी, दिस नीड्स टू बी चेंज, क्या लगता है आपको? बहुत सी आदत है। कोई एक अगर आप बता पाए तो। मुझे मतलब मैं बस इनको बोलती रहती हूँ कि रेगुलर आप वर्कआउट करा करिए। पर शायद शास्त्रीय गायन हो या वो अपने आप में जैसे आपने बताया थेरेपी है, तो बाकी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं शायद। पड़ती नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा संगीत फिजिकल करना, खाने पीने के बड़े शौकीन। वही मेरा होता तो है कि इसीलिए सेहत का कम ध्यान देते हैं जितना आप खुश रहेंगे शायद संगीत उतना बेहतर आएगा। और वो शरीर पे भी लगता है। मैं वैसे नहीं बोलती हूँ, पर खाने पीने पे कभी नहीं कुछ बोलती हूँ, जो इन्हें पसंद है मैं वही सब। मैं ये कहूँगा कि बहुत हेल्दी डाइट इनके द्वारा हमको मिलती है। कि जैसे मैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी कर पाता हूँ, मान लीजिए नहीं अपनी वो मेरा डांस के बाद मेरा दूसरा शौक है। नहीं मैं एरोबिक्स कर पा रहा हूँ, तो इन्होंने खाने पीने से मेरे शरीर को स्टेबल रखा हुआ है एक जगह। नहीं तो ज़्यादा खा पी के एकदम ऐसे हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे एक हेल्दी रूटीन के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ और बहुत सुनती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, और पूरा वैसे ही अब मैं और ये कोशिश करते हैं उतना ही फॉलो करें। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से है कि अगर फ्यूचर की बात की जाए तो इंडिविजुअल गोल्स क्या है आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में जो आप सोच रहे हैं, और एज अ कपल, एज समबडी फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्री, समबडी फ्रॉम द क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड, उस कपल का क्या आगे फ्यूचर है, फ्यूचर गोल है? मीन्स आप इंडिविजुअल भी, और अगर आप लोग एज अ कपल कुछ ऐसा सोच रखें कि यार ये चीज़ अचीव करनी है हम दोनों के साथ। मेरा इंडिविजुअल तो मैं बताऊं कि मेरी एकेडमी है अलंकार पंडित बड़े रामदास जी म्यूजिक एकेडमी, जो 2010 से रन कर रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश क्या भारतवर्ष में है। और मेरे कुछ शिष्य तो विदेशों से आकर मुझसे ट्रेनिंग लिए हैं, लेते रहते हैं, आते रहते हैं विदेशों से भी। तो मेरा जो गोल है कि मैं अपने अलंकार को बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि हमारी जो म्यूचुअल एक सोच है, तो अलंकार चूँकि सिर्फ मेरा नहीं, वर्षा जी का भी उतना ही है जितना मेरा है। तो हम दोनों का ये गोल है कि अलंकार को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे ले जाना है। अलंकार को अच्छी ट्रेनिंग देनी है और अलंकार से बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम लोग को प्रोड्यूस करने, जो कि भारतवर्ष में भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम करें। ठीक है, इसके साथ हम सर एंड करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।